अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुज़म्मिल सरवरदी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवरदी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि मेरी वीडियोस आप देख सकें। नाज़रीन, आपने नरेंद्र मोदी की वो तकरीर सुन ली होगी जिसमें वो जनरल आसिम मुनीर को ललकार रहे हैं और कह रहे हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने मुझे बहुत बड़ा जख्म दिया है और मेरा दिल बदले की आग से भरा हुआ है और मैं पाकिस्तान जब तक पाकिस्तान को मजा ना सिखाऊंगा, बदला नहीं लूंगा, मैं सुकून से नहीं बैठूंगा। वो एक बहुत बड़े जलसायाम से खिताब कर रहे थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ को ललकार रहे थे। अब इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो ये है कि नरेंद्र मोदी ने अपनी शिकस्त तस्लीम की है और वो मान रहे हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 10 मई को उनको गहरी चोट पहुंचाई है और उस चोट के जख्म अभी तक हरे हैं और वो उस चोट को नरेंद्र मोदी ने अपने सीने पर महसूस किया है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने कोई चोट ना पहुंचाई होती, पाकिस्तान ने फतह ना हासिल की होती, तो नरेंद्र मोदी के दिल पर जख्म क्यों होता? फिर तो फतह का जश्न होता। तो पहली बात तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने अपनी 10 मई वाली शिकस्त को तस्लीम किया जब वो ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने मुझे बड़ा घाव दिया है और मुझे हमने तो सिर्फ दहशतगर्दी के अड्डों पे हमले किए थे, उन्होंने हमारे फौजी ठिकानों पे हमला करके मुझे बड़ा नुकसान पहुंचाया और मैं बदला लूंगा। अब पिछले दिनों इंडिया के फौजी सरबराहान ने भी ऑपरेशन सिंदूर 2 के हवाले से बयान दिया और जो मोदी ने बात की उसी किस्म की बात भारतीय फौजी सरबराहान की तरफ से भी हमें नजर आई कि जी पाकिस्तान के साथ से ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 हो सकता है और उसकी तैयारी की जा रही है। आज मैं आपके साथ इसके मुख्तलिफ एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे कि ऑपरेशन सिंदूर 2 अगर होगा तो क्या होगा और हो भी सकता है या नहीं हो सकता। फजाइया पहले ले लेते हैं। भारत के पास S-400 थे, एक पाकिस्तान ने तबाह किया, उसका रडार वो भी आया नहीं, अब 3 है। उन्होंने रूस से मजीद 5 S-400 बैटरीज मांगी हैं जो रूस ने अभी तक नहीं दी हैं क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में फंसा हुआ है, वो इस वक्त स्पेयर नहीं कर सकता, उसने अपने मुल्क में है क्योंकि यूक्रेन को अमेरिका जदीद मिसाइल दे रहा है जो रूस के अंदर तक मार सकते हैं, तो उसको तो S-400 अपने पूरे मुल्क में लगाने हैं, लिहाजा वो इस वक्त भारत को S-400 मजीद नहीं दे सकता, लिहाजा भारत को S-400 नहीं मिल रहे। राफेल तैयारे जो नए आने थे वो अभी तक नहीं पहुंचे। पाकिस्तान को 45 J-35 मिल गए हैं और वो पाकिस्तान में शामिल हो गए हैं। तो इसका मतलब है कि फजाइया की जो पाकिस्तान की बर्तरी है वो आज अपनी जगह स्टैंड करती है और अभी भारत को पाकिस्तान की फजाइया पर बर्तरी हासिल नहीं है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि भारतीय फजाइया पाकिस्तान की फजाइया के साथ दोबारा लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी क्योंकि पहले हमने J-10C से मारा है, PL-15, अब PL-19 और J-35 आ गए हैं, तो हम काफी हद तक 10 मई से काफी आगे आ गए हैं, जबकि उन्होंने अपने MiG-29 रिटायर किए हैं, नए जहाज उनके अभी पहुंचे नहीं हैं और वो नए जहाज रूस से लेना चाहते हैं या फ्रांस से लेना चाहते हैं, दोनों जगह तैयार नहीं पड़े जैसे चाइना हमें दे देता है। तो मुझे लगता है कि किसी तरह ये फजाई जंग जो है वो भारत दोबारा नहीं करेगा क्योंकि भारत को चाहिए एक फतह। भारत चाहता है कि वो कुछ ऐसा कर ले मोदी कि वो ये कह सके कि मुझे बड़ी फतह हासिल हो गई है। अब दूसरा जो उस पर मौकफ आ रहा है वो ये है कि भारत अपनी फतह का जश्न ऐसे मना सकता है खुदा ना खाता कि वो पाकिस्तान के किसी रकबे पे कब्जा कर ले, किसी टेरिटरी पे, और उसको उसको कब्जा करके पाकिस्तान को शर्मिंदगी करे और कहे कि देखो मैंने तुम्हारे इलाके पे कब्जा कर लिया। अब क्या ये मुमकिन है? कुछ लोग कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के किसी दूर दराज पहाड़ी की किसी चौकी पे कब्जा करके वो ये कहेंगे कि हमने पाकिस्तान की पे कब्जा कर लिया है, फिर वो छोड़े ना छोड़े, और अगर छूट गई तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम होगी। तो क्या कोई टेरिटोरियल ऐसा एग्रेशन भारत कर सकता है कि पाकिस्तान के किसी रकबे पे कब्जा करके तो उस पर अपनी जीत का जश्न मनाए? देखें, ये मिसाइल्स की लड़ाई है, ड्रोन्स की लड़ाई है। अब ये फौजें पैदल चल के तो कब्जा नहीं करती हैं। अगर वो किसी जगह कब्जा करेगा तो पाकिस्तान वहां पे ड्रोन और मिसाइल्स मार सकता है, उस जगह को वेकेट करा सकता है। जैसे कारगिल में भारत ने वो फोर्स अपनी वो तोपें लाकर तो वो कारगिल की चोटी खाली कराई थी, तो वो काम पाकिस्तान भी कर सकता है। आप पाकिस्तान का कोई इलाका लंबे अरसे तक होल्ड नहीं कर सकते। अगर शब खून मारते हुए किसी जगह कब्जा भी करेंगे तो क्या वो कब्जा बरकरार रख सकेगा भारत? ये एक बहुत बड़ा सवाल है।
लिहाजा बहुत सारे दिफाई तजिया निगारों की ये राय है, गिलगित बल्तिस्तान से लेके ऐसा कोई इलाका इस वक्त मौजूद नहीं है जहां भारत कब्जा करके उस कब्जे को बरकरार भी रख सके, क्योंकि कब्जा कर लेना एक बात है और उस कब्जे को बरकरार रखना एक और बात है। जैसे हमने कारगिल की पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया था, लेकिन उनको बरकरार नहीं रख सके थे, तो बरकरार रखना एक बात है। तो इसीलिए लाइन ऑफ कंट्रोल है, सीज फायर लाइन है, इंटरनेशनल बॉर्डर्स हैं, क्या अपनी अपनी हदूद है, उससे आगे किसी जगह पर कब्जा करना क्या भारत के लिए मुमकिन है? मुझ दिफाई तजिया निगारों की राय में वो मुमकिन नहीं है। एक ऑप्शन जिसकी बहुत बात की जा रही है, इसलिए फौजी तौर पे तो मुमकिन नजर नहीं आ रहा। अब बहुत सारे लोगों की ये राय है, भारत से भी ऐसी खबरें आ रही हैं कि जी उनकी नेवी जो है बहरिया, कि वो कहते हैं कि हमारे ऊपर, हमारे पास ना, हम पाकिस्तान से शायद फजाइया में आगे नहीं है, इसमें नहीं आगे, लेकिन नेवी में पाकिस्तान से आगे हैं, तो हम नेवी से अब के हमला करेंगे। जैसे आपने पिछली दफा भी सुना होगा कि भारतीय बहरिया ने कराची पर हमला कर दिया, बंदरगाह तबाह कर दी, ये वो। तो वो कह रहे हैं इस बार नेवी की वॉर होगी। अब हमें ये एवेलुएट करना चाहिए कि पाकिस्तान और भारत की नेवी की वॉर क्या होगी, क्योंकि अब नेवी की आइसोलेटेड वॉर तो होनी चाहिए। देखो, ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं नेवी के, ये तो आप तब बहरी बेड़े मूव करते हैं जब दुश्मन मुल्क बहुत दूर होता है और आप अपने जंगी जहाज उसके करीब ले जाना चाहते हैं, तो आप बहरी बेड़ा मूव करते हैं। पाकिस्तान और भारत तो बहुत करीब है एक दूसरे के। बहरी बेड़े की वो जंगी बहरी बेड़े की ना भारत को ऐसे जरूरत है ना पाकिस्तान को ऐसे जरूरत है, दोनों के मिसाइल्स की रेंज में है। उनके पास एक विक्रांत जरूर है, लेकिन उससे वो कोई मिसाइल मार सकते हैं, लेकिन कोई बहरी बेड़ा ऐसा शानदार नहीं है जिससे वो कह सकें। क्या भारत पाकिस्तान के बहराए हिंद के पानियों का ब्लॉकेड कर सकता है? क्योंकि एक काम तो यह है कि वो पाकिस्तान का ब्लॉकेड कर दे और हमारे जो समुद्री रास्ते हैं बंद कर दें, लेकिन बहराए हिंद का ब्लॉकेड करने का मतलब ये है कि वो तो बहरीन चीन भी इस्तेमाल करता है, अरब ममालिक भी अपने तेल के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो तो बहुत दुनिया इस्तेमाल करती है। हमने ईरान इसराइल जंग में देखा कि ईरान शदीद ख्वाहिश के बावजूद अपनाए हरमस नहीं बंद कर सका, क्योंकि चीन अपनाए हरमस यूज कर रहा था और ईरान चीन के साथ नहीं लड़ना चाहता था। तो इस तरह अब समुद्री ब्लॉकेड इतने आसान तो रहे नहीं है। फिर अगर वो किसी तरह आके हमारी कराची की बंदरगाह पर हमला करते हैं, तो क्या हम मुंबई की बंदरगाह पर हमला नहीं करेंगे? हमारे पास आबदोजे नहीं हैं या हमारे पास ऐसे मिसाइल नहीं हैं जो उनकी बंदरगाह को निशाना बना सकते हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान ने अब के कहा कि इस बार हम इधर से नहीं उधर से शुरू करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान ये मैसेज देना चाहता था कि अगर आप हमारी पोर्ट्स पर हमला करेंगे तो हम आपकी पोर्ट्स पर हमला करेंगे। तो क्या इंडिया की नेवी की इतनी सुपरमेसी है कि पाकिस्तान जवाब ही ना दे सके? तो मैं समझता हूँ इतनी सुपरमेसी नहीं है कि पाकिस्तान जवाब ही नहीं दे सकता या काउंटर नहीं कर सकता, या उनकी नेवी आकर हमारे को बहरी जंगी जहाजों को तबाह कर जाएगी और हमें पता ही नहीं लगेगा और ये होगा। उन्होंने लास्ट टाइम अपना जो उनका स्टार जो जिस पे उनको बड़ा है बहरी बेड़े पे, वो उन्होंने गोवा में खड़े रखा। पिछली जंग में वो उसको नहीं लेके आए थे कि तबाही का खतरा है। जैसे राफेल तबाह हो गए, ऐसे आपका बहरी पाकिस्तान बहरी जंग जहाज भी तबाह कर सकता है, वो भी हमारे कर सकते हैं। ज्यादा मेरी बहुत सारे नेवी के एक्सपर्ट से भी बात हुई है, वो कहने लगे कि ये मुमकिन है कि नेवी की लड़ाई में उनका ज्यादा नुकसान हो जाए या 50-50 हो जाए, लेकिन कोई ऐसा कोलैटरल डैमेज नेवी के जरिए मुमकिन नहीं है जिसका जवाब ही ना दिया जा सके। लोग 1971 के ब्लॉकेड की तो जरूर बात करते हैं जो इंडिया ने किया था, लेकिन 1971 खत्म हो गया। अब तो आज तो 2025 में पाकिस्तान के पास आबदोजें भी ज्यादा हैं, पाकिस्तान के पास मिसाइल्स भी ज्यादा हैं। पिछले दिनों हमारी नेवी ने एक मिसाइल का टेस्ट भी किया है, तो हम वो ब्लॉकेट के लिए जब जहाज खड़े करेंगे या आबदोजें करेंगे, हमने पिछले 2 साल में उनकी 4 आबदोजें ट्रैक भी की हैं, तो वो पकड़ा जा सकता है। और वो भी कोई नेवी की जंग ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान के पास उसका कोई जवाब ही नहीं है और पाकिस्तान उसका नहीं। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि नेवी का भी माज ऑप्शन क्या है। एक बहुत बात की जा रही है कि ये टू फ्रंट वॉर होगी, कि टू फ्रंट पाकिस्तान पर 2 तरफा हमला किया जाएगा। जी टू फ्रंट वॉर क्या है? जी कहते हैं कि जी उधर से अफगानिस्तान हमला करे, इधर से इंडिया हमला करे, दोनों हमला करें, वो कुछ कबायली इलाकों पे कब्जा कर लें, ये कुछ कश्मीर के इलाकों पे कब्जा कर लें, गिलगित पे कुछ इलाकों पे, तो टू फ्रंट वॉर में पाकिस्तान को फंसाया जाए। क्या ये मुमकिन है? अफगानिस्तान के वजीर खारजा जो हैं वो दिल्ली जा रहे हैं 9 अक्टूबर को। हम ये बात 9 अक्टूबर से 16 अक्टूबर तक वो दिल्ली में होंगे मुत्तकी। लेकिन क्या भारत अफगान तालिबान को इस बात पर तैयार कर सकता है
कि वो पाकिस्तान पर हमला कर दे, क्योंकि बहरहाल अफगान तालिबान पर अमेरिका का, सॉरी, चीन का और अमेरिका का, रूस का, ईरान का, सबका दबाव अपनी जगह मौजूद होगा। वो खित्ते में कोई इतनी बड़ी ताकत तो नहीं है कि भारत के सर पे हमारे ऊपर हमला कर देगा। चीन उसको पाकिस्तान पर हमला करना देगा क्या? अफगानिस्तान में जो चाइनीज इन्वेस्टमेंट है, चाइनीज इन्वेस्टमेंट अफगानिस्तान को इस बात से नहीं रोकेगी कि आपने पाकिस्तान पर हमला नहीं करना है। हम देखते हैं कि चीनी वजीर खारजा और पाकिस्तानी वजीर खारजा इकट्ठे काबुल जाते हैं, और अफगान वजीर खारजा से पाकिस्तान और चीनी वजीर खारजा इकट्ठे मिलते हैं। फिर अफगानिस्तान के हवाले से चाइना, रशिया, ईरान और पाकिस्तान का एक अलायंस है जो यूएन साइडलाइन पे हुआ, और अब कल उसकी मीटिंग मॉस्को में हो रही है। अफगान वजीर खारजा उस मीटिंग के लिए भी जा रहे हैं। तो ऐसा नजर नहीं आता कि कहीं ना कहीं ऐसा हो कि जी अफगानिस्तान को खुली छुट्टी है और वो पाकिस्तान पर हमला कर देगा और हम जवाब नहीं देंगे। उसके नतीजे में अफगानिस्तान का ज्यादा नुकसान होगा। हम उसके कुछ इलाकों पे कब्जा कर सकेंगे कि जी जंग उन्होंने छेड़ी थी तो हमने कब्जा किया है, वो ज्यादा जो है अफगान तालिबान के लिए मसाइल होंगे। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अगर जो लोग टू फ्रंट वॉर की बात कर रहे हैं, वो टू फ्रंट वॉर जो है वो इंडिया और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर मशरिक और मगरब से हमला करें तो पाकिस्तान को सैंडविच करें, ये थ्योरी भी कोई काबिल अमल नजर नहीं आती। गुफ्तगू में तो बहुत अच्छी है, आप इंडियन दफाई तज्जिया निगारों की गुफ्तगू में ये सुनते होंगे, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? मुझे नहीं लगता प्रैक्टिकल है। मुझे नहीं लगता कि अफगान तालिबान के पास ना कोई जंगी जहाज है, ना मिसाइल है, ना ड्रोन है, ना कुछ है। वो किस चीज से पाकिस्तान पर हमला करेंगे? जवाब में पाकिस्तान उनके ऊपर ज्यादा बुरी कार्रवाई कर सकता है। आजकल पाकिस्तान के जो सीजीएस हैं, एक जनरल है वो इस वक्त ढाका में है। ये पाक फौज के एक जनरल का ढाका का बड़ा दौरा है, लेफ्टिनेंट जनरल तबस्सुम का, और कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दिफाई ताउन बढ़ रहा है। क्या पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर इंडिया पर हमला कर सकते हैं? मैं वो भी नहीं समझता हूँ। बहुत लोग टू फ्रंट वॉर के जवाब में कह रहे हैं कि अगर भारत और अफगानिस्तान कर सकते हैं तो पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो कर सकते हैं। लोग चिकन नेट की भी बात करते हैं और भी करते हैं, पर मुझे नहीं लगता बांग्लादेश अभी इस पोजीशन में है कि वो भारत पर जंग कर सके। वो अपना दिफा ही कर ले तो बड़ी बात है, भारत पर जंग नहीं मुसल्लत कर सकता। लिहाजा ये कि भारत के पास क्या ऑप्शन है? जो मोदी के दिल में जख्म है, मोदी वो जख्म कैसे भर सकता है? फिलहाल उसकी कोई अमली शक्ल नजर नहीं आ रही। हमें ऐसा मुमकिन नजर नहीं आ रहा। हमें तैयार जरूर रहना चाहिए। पाकिस्तान को भारतीय वजीर आजम के बयान को आसान नहीं लेना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए। जंग के लिए तैयार रहना चाहिए, अपनी नेवी को मजबूत करना चाहिए। लेकिन क्या वाकई ही भारत को एडवेंचर करने की पोजीशन में है? मुझे लगता है नहीं है। मुझे लगता है कि अगर वो ऐसा करेगा तो उसका मजीद नुकसान हो जाएगा। भारतीय फिजाइया को जब तक नए जहाजों की तलाश है, वो नए जहाज उसको नहीं मिल रहे हैं। पुराने जहाजों में उसने देख लिया कि उसका हाल क्या होता है। अब तो पाकिस्तान के पास J-35 भी 45 आ गए हैं। PL-15 के बाद PL-19 भी आ गए हैं। रेंज बढ़ गई है हमारी। हमने अल-फतह का एक नया वर्जन का हमने जो है तजर्बा किया है। पिछली दफा हमने अल-फतह 1 और 2 चलाए हैं। अभी हमारे पास अल-फतह 3, 4, गौरी और शाहीन मौजूद हैं। तो लिहाजा अगर वो ब्रह्मोस चलाएंगे या वो हमारे इस पर हमला करेंगे तो पाकिस्तान के पास जवाब देने का। एक और थ्योरी पर बहुत बात हो रही थी। कहते हैं भारत ने इस बात पर बहुत गौर किया है कि वो किसी तरह फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर को असैसिनेट कर लें। जैसे इसराइल ने ईरानी जर्नैल मारे थे, ऐसे इंडिया ये इस बात पर सोच रहा है कि अगर हम पाकिस्तान की किसी बड़ी शख्सियत को असैसिनेट कर लें तो हमारा बदला पूरा हो जाएगा। मतलब अगर हम वजीर आजम शहबाज शरीफ को निशाना बनाएं या हम फील्ड मार्शल को निशाना बनाएं तो हम कहेंगे हमारा बदला पूरा हो गया और हमें एक जश्न पाकिस्तान ने, भारत ने बदला ले लिया। लेकिन उन्होंने इस ज़मन में ऐसी खबरें इंटरनेशनल मीडिया में आई हैं कि भारत ने इसराइल के साथ इस मामले में ताउन मांगा था, लेकिन इसराइल ने उन्हें कहा कि ईरान में तो हमारा और आपका एक जॉइंट नेटवर्क मौजूद था, जिसकी वजह से हमने ये किया। क्योंकि ईरान में आपको पता है रॉ और मुसाद ने मिलकर ईरानियों को मारा है, और इस वक्त जो है तेहरान से इंडियंस को इसीलिए निकाला जा रहा है कि ये रॉ और मुसाद का जो कोलैबोरेशन था उसने ईरान को नुकसान पहुंचाया। लेकिन रॉ और मुसाद का उतना मजबूत नेटवर्क पाकिस्तान में मौजूद नहीं है जितना ईरान में मौजूद था।
क्योंकि ईरानियंस इंडियंस को खुली छुट्टी दे रहे थे, चाहे बाहर पोर्ट दी हुई थी, उनके लोगों को आने जाने की खुली छुट्टी थी, ट्रेड थी, ईरान और इंडिया की तो मोहब्बत का। तो चूंकि इंडिया को इतना एक्सेस था ईरान में कि उसने वहां पे अपना नेटवर्क बना लिया और उस नेटवर्क के साथ उसमें मोसाद को ओवरलैप कर लिया, मोसाद ने उसका एडवांटेज ले लिया। पाकिस्तान के अंदर रॉ को या इसराइल को, दोनों को कोई ऐसी खुली छुट्टी नहीं है कि वो अपना नेटवर्क बना लें और यहाँ पर कुछ ऐसे कर लें। लेकिन इस ऑप्शन पर भी गौर किया गया है कि इंडियंस का, कि जिस तरह मोदी ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ललकारा है कि अगर वो इसराइल ईरान तर्ज पे फील्ड मार्शल को निशाना बना लें तो वो जो हार है उसकी हजीमत खत्म की जा सकती है। लेकिन अभी तक इंडियंस की कैलकुलेशन में वो ये उनके लिए मुमकिन नहीं है। अब ये बात कि जी वो इंडिया जो है GHQ को निशाना बना सकता है, कोर हेडक्वार्टर्स को निशाना बना सकता है, पाकिस्तान के फौजी ठिकानों को निशाना बना सकता है, इस पर भी बात की जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ जवाब ये है कि पाकिस्तान भी तो उनके फौजी ठिकानों को निशाना बना सकता है। 2019 में हमने उनका हेडक्वार्टर लॉक किया था, जिसमें आर्मी चीफ मौजूद थे, साइड में मिसाइल मारा था, उन्हें बताया था कि हम आपको लॉक कर सकते हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में इंडियंस अगर हमारे फौजी ठिकानों पे कोई हमला करेंगे तो हम उनके कोर हेडक्वार्टर्स पे या उनके जनरल हेडक्वार्टर्स पे हमला नहीं कर सकते। और 3S-400 से वो सिर्फ ये वाला बॉर्डर तो क्रॉस कर सकते, गार्ड कर सकते हैं, पूरा इंडिया कैसे गार्ड करेंगे। इसलिए मुझे ये लगता है कि मोदी की तकरीर ये तो बिहार के इलेक्शन में खून गरमाने के लिए तो है कि मैं बदला लूंगा, मैं लूंगा, लेकिन इतराफ शिकस्त भी है। मोदी की तकरीर हमें चौकन्ना रहने का पैगाम तो दे रही है कि हमने गाफिल नहीं होना और मुल्क के जो हिफाजत है या इसका जो दिफा है इसको मजबूत बनाना है। लेकिन फिक्र की भी ऐसी कोई बात नहीं है कि हम कहेंगे जी कि हम भारत के आगे बहुत कमजोर हैं। हमने जो नई इक्वेशन सेट की है उसमें पाकिस्तान की बर्तरी जो सेट हुई है, भारत उस बर्तरी को खत्म जरूर करना चाहता है। जो न्यू नॉर्मल सेट हुआ है कि पाकिस्तान को इंडिया पर अस्करी तौर पर बर्तरी हासिल है, भारत इस न्यू नॉर्मल को खत्म करना चाहता है। लेकिन उसके पास खत्म करने का अभी कोई रास्ता उसको नजर नहीं आ रहा है। वो कचीचियां वढ़ रहा है, वो परेशान है, हमें नजर आ रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके पास कोई रास्ता है। बहुत लोग नेवी की बात कर रहे हैं, मैंने आपसे तफसील से बात की है कि मुझे ऐसा भी नहीं लगता कि उनकी नेवी ऐसी किसी पोजीशन में है कि वो पाकिस्तान की नेवी को शिकस्त फाज दे दे, ऐसा मुमकिन नहीं है। और फिर जब नेवी की जंग होगी तो फजाइया और बाकी सब कुछ तो साथ शामिल हो जाएंगे ना, मिसाइल शिजाइल। कोई ऐसा थोड़ी है कि फिर बाकी चीजें शामिल नहीं होंगी, तो बाकी तो साथ शामिल हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि नेवी की जंग हो रही है तो फजाइया छुट्टी पे चली जाएगी और फौज छुट्टी पे चली जाएगी कि ये तो नेवी की जंग है। कोलैबोरेटेड होगी, सब सब शामिल हो जाएंगे। जैसे पहले जो सब शामिल हो गए थे, फौज ने अल-फतह मारे, उन्होंने फजाइया ने PL-15 मारे। तो इसलिए मेरा ये जाती तौर पर ख्याल है कि मोदी के बयानात अपनी जगह, लेकिन अभी भारत में इतनी हिम्मत नहीं है।